Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज. इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कि ऐसे कौन से 10 हाईएस्ट पेड डॉक्टर हैं इंडिया के और ऐसे कौन से 10 कोर्सेज़ हैं जिसको आपको करने से बहुत ज़्यादा पेमेंट मिल सकता है. तो इस वीडियो में यही डिस्कशन करेंगे. वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि ये एक ऑब्जर्वेशन है, एक एनालिटिक चीज़ें हैं जो मैं और मेरी टीम ने किया है और जो आपको मेडिकल करियर को चूज़ करने में बढ़ावा दे सकता है, मेडिकल करियर को चूज़ करने में आसान बना सकता है. इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको पैसे की तरफ अग्रसर कर सकूं, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए है. और जितने भी हमारे भारत देश में डॉक्टर हैं वो पैसे के लिए काम ज़्यादातर नहीं करते हैं, वो अपने इस देश के नागरिक को सेवा करने के लिए करते हैं. हाँ, कुछ हैं जो पैसे के लिए काम कर सकते हैं, बट उनकी तादाद मुट्ठी भर से भी कम है. तो इस वीडियो से आपको करियर सिलेक्शन में मदद मिलेगी और थोड़ी सी जानकारी मिलेगी कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस से. शुरुआत अगर करें तो दो हमारे ऑप्शंस होते हैं हमारे मेडिकल कैरियर में. एक होता है सर्जरी ब्रांच और एक होता है मेडिसिन ब्रांच. सर्जरी ब्रांच और मेडिसिन ब्रांच कब मिलता है, कैसे मिलता है, इसका डिटेल में वीडियो को कभी और बताऊंगा. बट ऐसा अभी के लिए समझ लीजिए कि अगर आपने MBBS किया है तो एक नीट PG का एग्ज़ाम देना होता है. उस एग्ज़ाम में डिपेंडिंग ऑन योर रैंक, डिपेंडिंग ऑन योर मार्क्स, उसके बेसिस पे आपको खुद से चुनाव करना पड़ता है कि आप सर्जिकल फील्ड में जाना चाहते हैं या मेडिसिन फील्ड में जाना चाहते हैं. अगर आप सर्जिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसे हम MS बोलते हैं, और मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसे MD बोलते हैं. अब MD के भी बहुत सारे ब्रांच होते हैं, MD मेडिसिन, MD पीडियाट्रिक्स, MD गायनी. तो सर्जिकल ब्रांच में भी बहुत सारे होती हैं, जैसे MS सर्जरी, एनेस्थेसिया, है ना. तो ऐसी भी बहुत सारे ब्रांच होती हैं. तो अलग अलग पैमाने हो सकते हैं. तो मैं इस वीडियो में अलग अलग नहीं बताने वाला हूँ कि सर्जरी वाले कितने पैसे कमाते हैं और मेडिसिन वाले कितने पैसे कमाते हैं. ये ओवरऑल डाटा है जो बहुत ही रिसेंट डाटा से लिया गया है. तो सबसे पहला ब्रांच आता है जो कि बहुत हाईएस्ट पे है, दैट इज़ द ऑर्थोपेडिक्स. तो ऑर्थोपेडिक्स से होने वाली बीमारी हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है. इट इज़ अ साइलेंट किलर, इसे समझा जाता है. और अभी करेंट डाटा के अकॉर्डिंग 15 मिलियन पेशेंट ऑर्थोपेडिक से जुड़े हुए हैं. आए दिन आपको पता चलता है, आए दिन आप देखते हैं, महसूस करते हैं, आपके जोड़ों में दर्द, आपके मसल में पेन, ऑर्थोआर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस, गाउट, बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जो हमारे ऑर्थोपेडिक से कंसर्न्ड हैं. बढ़ते उम्र के साथ साथ हमारे जॉइंट्स कमज़ोर हो जाते हैं, जॉइंट्स मूवमेंट कमज़ोर हो जाती हैं, पेन होना शुरू हो जाता है. हिप रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, बहुत सारे ऐसे सर्जरी हैं जो हाई पेड माना जाता है. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारे भारत देश में 2025 तक 60 मिलियन पेशेंट ऑर्थोपेडिक से शिकार हो सकते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ स्टाइल कुछ ऐसे है, डाइट ऐसा है. तो ऑर्थोपेडिक सर्जन बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है. ऐसा डाटा शो करता है कि करीब एक अच्छा सर्जन 20 लाख पर एनम से भी ज़्यादा अर्न कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल, डिपेंडिंग ऑन देयर स्पेशलाइजेशन, कि वो हिप में स्पेशलाइजेशन है या कैसे स्पेशलाइजेशन उसमें. सेकेंड ऑप्शन आता है करियर ऑप्शन में इंटरनल मेडिसिन. बहुत ही दमदार ऑप्शंस हैं, मतलब मेडिकल साइड में. मैंने तो अभी सर्जिकल साइड बताया, ऑर्थोपेडिक्स, बट मेडिकल साइंस में इंटरनल मेडिसिन का बहुत बड़ा क्रेज़ है. और हमारे भारतवर्ष में हमारी टेंडेंसी ये होती है कि कोई भी ऑपरेशन से ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता है अनलेस और अनटिल वो मतलब नेसेसरी हो. हर कोई चाहता है कि मैं दवाई से ही ठीक हो जाऊं, हर कोई चाहता है कि मैं दवाई खा के ही ठीक हूं. तो इंटरनल मेडिसिन इसमें कमाल भूमिका निभाता है. MD मेडिसिन एक ऐसा ब्रांच है जो कि हाई पेइंग है, डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट, डिपेंडिंग ऑन कैसा पेशेंट फ्लो है. और MD मेडिसिन में काफ़ी सुपर स्पेशलाइजेशन होता है, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट आते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट आते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट आते हैं, बहुत सारे कमाल का चीज़ है. तो सेकंड नंबर में हमारा ये मेडिसिन क्षेत्र आ जाता है, जहाँ पे करीब 15 से 20 लाख पर एनम
डॉक्टर कमा सकते हैं। और आए दिन हमारे भारतवर्ष में तरह तरह के इन्फेक्शंस, तरह तरह के बीमारियां उत्पन्न होती है और इन सारी बीमारियों को एमडी मेडिसिन ही सही करते हैं और एमडी मेडिसिन के पास ही जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनेकोलॉजी। इट इज़ वन ऑफ द माई फेवरेट ब्रांच और मेरे बहुत सारे कलीग इसमें हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव और गायनी इसलिए सबसे ज़्यादा पेइंग स्केल माना जाता है क्योंकि हमारे भारतवर्ष के जनसंख्या आप देख लीजिए, हर कोई प्रेग्नेंट होता है, मतलब हर फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना। इसके भी सुपर ब्रांचेस होते हैं जैसे आईवीएफ, जो हमारे मेट्रो सिटी या इवन रूरल सिटी में भी बहुत कॉमन है और आईवीएफ डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। इसके अलावा अगर हम एक कोर ब्रांच की बात करें जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव और गायनी, तो बहुत ज़्यादा उनकी अर्निंग होती है, करीब 20 लाख पर एनम से भी ज़्यादा। इसमें बहुत सारे प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ और प्रेगनेंसी अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल डिलीवरी, या सिजेरियन है तो उसमें, या प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे प्रेगनेंसी में थायराइड हो गया, प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, या गायनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, एसटीडीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो ऑब्स्ट्रक्टिव और गायनी हैंडल करते हैं और उसको निवारण करते हैं क्योंकि वो सर्जरी भी करते हैं और दवाई से भी ठीक करते हैं। तो ये थर्ड हाईएस्ट पेड ऑप्शंस माना जाता है हमारे मेडिकल करियर में। फोर्थ नंबर आता है डर्मेटोलॉजिस्ट का। डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत ज़बरदस्त ब्रांच माना जाता है, मेडिसिन का ही ब्रांच है। और ये सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन से रिलेटेड ही नहीं, बहुत सारे चीज़ है, कॉस्मेटिक चीज़ों से भी करा जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अपने चीज़ों को करते हैं, मतलब कि डर्मेटोलॉजिस्ट से इलाज कराते हैं और उसको ठीक करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हाई पेड माना जाता है हमारे भारतवर्ष में, करीब 12 से 15 लाख पर एनम इनकी कमाई हो सकती है डिपेंडिंग ऑन स्किल एंड ऑल। तो डर्मेटोलॉजिस्ट भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन माना जाता है। फिफ्थ ऑप्शन आता है पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स एक ऐसा ब्रांच है जो हर किसी को, मतलब पीडियाट्रिक्स जो बच्चे वाले डॉक्टर हैं, हर कोई ना कोई उनके पास ज़रूर जाता है क्योंकि हमारे भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। बच्चा बीमार होता है तो पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाता है या पीडियाट्रिक्स मेडिसिन वाले के पास जाता है। तो पीडियाट्रिक्स में मैं शुरुआत से ही मैंने बोला है कि मैंने सर्जरी और मेडिसिन को अलग तरीके से नहीं देख रहा हूँ क्योंकि पीडियाट्रिक सर्जन अलग होते हैं, पीडियाट्रिक्स मेडिसिन अलग होते हैं। बट ओवरऑल पीडियाट्रिक्स अगर बात करें तो बहुत अच्छी इनकम है और ये डिपेंड करता है आपका सेटअप, ये डिपेंड करता है आपके पेशेंट के फ्लो के ऊपर। बट ऑन एन एवरेज डाटा बताती है कि करीब 13 से 15 लाख पर एनम पीडियाट्रिक्स कमा सकते हैं। उसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं, नियोनेट्स की है, बच्चों का पीकू है, नीकू है, नियोनेंटल आईसीयू है। तो बहुत सारे चीज़ इसमें होता है पीडियाट्रिक्स में भी। और जितने भी हमारे सेटअप होते हैं जहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं तो गायनी को पीडियाट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है क्योंकि बच्चा पैदा हुआ तो उसको प्रॉपर तरीके से देखना, समझना और उसको एक रिकवरी रेट में पहुँचाना पीडियाट्रिक्स ही करते हैं। तो ये 5वें नंबर पे आता है। द सिक्स्थ ब्रांच जो कि बहुत ज़्यादा पी कैपेसिटी रखता है, दैट इज़ कॉल्ड रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, एक्सरे करते हैं, एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं और तरह तरह की बीमारियों को पहचानने में मदद करते हैं। जितने भी करियर हैं, चाहे वो सर्जरी है या मेडिसिन है, पूरा का पूरा हमारे रेडियोलॉजिस्ट पे ही डिपेंड करते हैं। जब तक रेडियोलॉजिस्ट किसी बीमारी को पुख्ता ना कर दे तो मेडिसिन और सर्जरी वाले डॉक्टर उसका इलाज स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो एमआरआई की जो रिपोर्टिंग होती है, सीटी स्कैन की जो रिपोर्टिंग होती है, अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्टिंग होती है, वो रेडियोलॉजिस्ट की बड़ी भूमिका होती है। तो मतलब कि इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है और सबसे ज़्यादा हाई पीक कैपेसिटी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप अगर आपने रेडियोलॉजिस्ट कर लिया तो बहुत सारे अलग अलग, अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे अलग अलग लैब ज्वाइन कर सकते हैं और 5-5 घंटे के लिए लैब अगर ज्वाइन करेंगे तो उसमें कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, पेइंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। तो डिपेंड ऑन योर स्किल आपकी पेइंग कैपेसिटी भी वैरी करती है, करीब 12 से 15 लाख पर एनम के अराउंड ये वैरी कर सकती है।
7th नंबर है जनरल सर्जरी। हालांकि जनरल सर्जरी पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड जनरल सर्जन हैं। जनरल सर्जरी के हायर ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं MCH, जिसमें कार्डियोथोरासिक सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो के सर्जन, नेफ्रो के सर्जन, वो सुपर स्पेशलिस्ट होती हैं। उनका तो सैलरी काफ़ी बेहतर होता है, MCH की डिग्री होती है, बहुत कमाल का रहता है। बट जनरल सर्जरी की भी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। जो नॉर्मल ऑपरेशन होते हैं, जैसे हर्निया का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और एक चीज़ याद रखिए कि सर्जरी की पेइंग कैपेसिटी मेडिसिन से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सर्जरी एक जो सर्जन सर्जरी करता है उसके बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो सर्जरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। बट इसमें जनरल सर्जरी इसलिए मैंने इस नीचे पैदान पे लेके आया हूँ, क्योंकि आपको इसमें और बेहतर करना है। MCH अगर कर लेंगे तो ये सबसे ऊपर पैदान पे चला जाएगा, ऑर्थोपेडिक से भी ऊपर चला जाएगा। बट जनरल सर्जरी भी बहुत हाई पेइंग कैपेसिटी माना जाता है। करीब अगर आप जनरल सर्जरी हैं तो 11 से 12 लाख पर एनम अर्न कर सकते हैं। ये भी डिपेंड करता है आपके पेशेंट आउटरीच पे, ये भी डिपेंड करता है आपके सेटअप के ऊपर। 8 नंबर पे आता है ऑप्थेमोलॉजिस्ट। ऑप्थेमोलॉजिस्ट इसलिए हाई पेइंग में रखा गया है क्योंकि जितने भी हमारे बुजुर्ग होते हैं, जितने भी बूढ़े लोग होते हैं, उनमें कैटरेक्ट होना स्वाभाविक है। अपार्ट फ्रॉम कैटरेक्ट देयर आर लॉट ऑफ डिजीज विच इज़ एसोसिएटेड विद द आई, लाइक ग्लूकोमा और भी बहुत सारे इन्फेक्शंस। तो उसके लिए ऑप्थेमोलॉजिस्ट बहुत ज़बरदस्त हाई पेइंग कैपेसिटी माने जाते हैं। अगर सेटअप बहुत अच्छा हो, अगर डॉक्टर की क्वालिटी और क्वालिफिकेशन अच्छा हो, तो ये भी आपको बहुत ज़बरदस्त अर्न करके दे सकता है। करीब 10 से 12 लाख पर एनम आप कमा सकते हैं। 9th नंबर पे जो मोस्ट हाईएस्ट पेड सैलरी है पल्मोनरी मेडिसिन का। पल्मोनरी मेडिसिन वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप MBBS के बाद 5 साल का पल्मोनरी मेडिसिन का कोर्स कर सकते हैं, नहीं तो आपको MD मेडिसिन करना पड़ेगा, फिर आप पल्मोनरी मेडिसिन में स्पेशलिस्ट ले सकते हैं। पल्मोनरी मेडिसिन इसलिए ज़्यादा हाई पेड माना जा रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं हर स्टेट में पोल्यूशन का रेट बहुत ज़्यादा है, सांस लेने में तकलीफ़ है, सांसों की बीमारी है, इसलिए ये हाईएस्ट पेड माना जाता है। अगर आप अच्छे पल्मोनोलॉजिस्ट हैं तो करीब 10 से 12 लाख अर्न कर सकते हैं पर एनम। ये भी डिपेंड करता है, देखिए सारा कंडीशन डिपेंड करता है आपके पेशेंट के आउटरीच पे, आपके सेटअप के ऊपर और आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर। एंड द लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया एक ऐसा ब्रांच है जो हर एक सर्जरी के लिए बहुत रिक्वायर्ड है, चाहे वो आप नॉर्मल सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं गायनी वालों के लिए, या आप बड़े से बड़े सर्जन हैं, जैसे कि आप लेट सपोज आप अगर अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर रहे हैं या किसी कैंसर को निकाल रहे हैं, एनेस्थीसिया का रिक्वायरमेंट होता ही होता है। अगर आप बहुत अच्छे एनेस्थेसिस्ट हैं तो आप अलग अलग हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन क्वालिफिकेशन, और उसके बेसिस पे आप वहाँ जाके पेशेंट को एनेस्थीसिया दे सकते हैं, उसे रिकवर कर सकते हैं और बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। करीब 9 से 10 लाख पर एनम कमा सकते हैं। ये भी आप पे डिपेंड करता है आपके क्वालिफिकेशन पे, पेशेंट आउटरीच पे और सेटअप पे। सो आई होप कि ये सेशन आपको बहुत मज़ेदार लगा होगा। आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कौन से ब्रांच में आगे करना है, आपका कौन सा ब्रांच सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं ये जानना चाहता हूँ। और इस वीडियो को शेयर करिएगा। पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।